ही है आशा जी जो इतने सारे किरदार को एक साथ निभा सकती है, उसमें संपन्न हम ही हैं जी। पुरुष नहीं हो सकते, शायद इसीलिए उनको दोहरी जिंदगी नहीं जीते। यानी जब हम चुनौतियों की बात करते हैं और ख़ास करके कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों की, तो कहीं न कहीं उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है वह समाहित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुराने समय में से ही ये एक परंपरा भारतीय समाज में चली आई कि घर का काम महिला ही करेगी। और पहले ये बातें थी कि बाहर जाना नहीं है तो महिलाओं को सिर्फ घर का काम करने के लिए करना ही होता था। लेकिन अब एकल परिवार हुआ, परिवार टूटा, महिलाएं अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ बाहर रहने लगी, तो आर्थिक दृष्टि से उनको काम करने की ज़रूरत हुई। और ये उनकी ज़रूरत है कि आर्थिक दृष्टि से वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकें, वो जो अपने लिए सपने बुनी हैं उन सपनों को साकार कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो कमाएं। और अगर देखा जाए अमृता जी, तो एक महिला का कामकाजी होना उनके घर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो काम कर रही, एक तो वो जो घर में रह के सिर्फ रोज़ का रूटीन, एक ही रूटीन कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना है, इससे वो बाहर निकलती हैं तो उनकी अपनी एक पहचान बनती है जो उनको और मजबूत महिलाओं को बनाता है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ और घर के बाहर के वातावरण में जाती हूँ, अपने पुरुष मित्रों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तब मुझे लगता है कि नहीं, मेरी भी कुछ पहचान है। उससे पहले घर में मेरी पहचान नहीं होती है, मैं वहाँ अपनी पहचान के साथ नहीं जीती हूँ घर से, और बाहर निकल के अपनी पहचान के साथ महिलाएं जीती हैं। और हर महिला चाहती है कि उसकी भी अपनी पहचान हो, उसको समाज जाने, उसका उसमें क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या पावर है, इसकी पहचान हो, और वो अपने परफेक्शन को समाज के सामने लाना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए वो काम करना चाहती है। इसके दो फायदे होते हैं कि एक तो महिला और मजबूत होती है, दूसरा उसके काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होती है, जो उसके बच्चे चाहते हैं, उसका परिवार चाहता है। एक चीज़ आशा जी मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाहूँगी जी कि पहले ये ऐसा होता था कि कोई महिला घर से निकल के अगर काम करे तो एक गॉसिप होती थी समाज में कि चर्चा अरे का वो विषय होता चर्चा का विषय होता था। और लोग ये कहते थे कि चलो टीचर ही, ज़्यादा लोग कहते थे कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमको कुछ बनना है तो टीचर बनो किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर जितने भी काम कर रही है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो समाज में ये प्रतिष्ठा का विषय है। समाज प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित नज़रों से उस परिवार को देखता है, और वो उदाहरण है महिला जो अपने पति के साथ बाहर निकलकर काम कर रही है और अपने परिवार को अच्छे से रख रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता अमृता जी कि महिलाओं से हर काम में अधिक से अधिक परफेक्शन की भी उम्मीद की जाती है। स्वाभाविक है, इसको स्वाभाविक कह सकते हैं, क्योंकि जो एक पुरुष मानसिकता है आशा जी, पुरुष मानसिकता में उनको आदत पड़ गई है कि घर में महिलाएं सारा काम परफेक्ट करती हैं। ये मानसिकता है पुरुषों की। तो ये स्वाभाविक है कि जब मैं किसी काम को अच्छे से करूंगी, जब आप किसी काम को अच्छे से करेंगे, तो आप जहाँ भी रहेंगे लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छे से करें। और थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो जैसे लगता है कोई बवाल हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब महिलाएं चूक करें ये किसी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर उनको गर्व है कि मैं ही कर सकती हूँ परफेक्ट, बिल्कुल। वो नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं यहाँ दर्शकों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि अपने आप को सही और सफल सिद्ध करने की जो परीक्षा है ना, वह महिलाओं को भीतर ही भीतर तोड़ रही है और उन्हें अवसाद की ओर भी ले जा रही है, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो घर के पुरुष सदस्य हैं, जैसा कि अमृता जी भी बता रही हैं, महिलाओं के सहयोगी बने। फिर बात चाहे बच्चों के परवरिश की हो, उन्हें स्कूल पहुंचाने, स्कूल से लाने की हो, घर के कामों की हो, बुजुर्गों के देखभाल की हो, या फिर रसोई की हो, है ना अमृता जी? बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद की दो पंक्ति मुझे याद आ रही है महिलाओं के लिए। उन्होंने लिखा, क्या कहती हो, क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी हो, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। क्या बात है। हम पहले ही अपने आप को एक परिवार के प्रति समर्पित कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इन चीज़ों को, जब परिवार एकल हुआ है, जब घर में बच्चे
पति और पत्नी ही रह रहे हैं तो पति इस बात को समझने लगे हैं कि अगर 8 घंटे उन्हें काम करना है तो उनकी पत्नी को भी 8 घंटे काम करने हैं। बिल्कुल। और जब दोनों लोग 8 घंटे काम करके घर में वापस लौटेंगे तो ये संभव नहीं है कि घर की सारे कामकाज महिलाएं ही करें। इसलिए अब समझदार शायद छोटे शहरों में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है कि लोग समझदार हो रहे हैं और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ सहयोगी बन रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को स्कूल छोड़ने में। और ऐसा परिवार हैप्पी फैमिली उसको कहते हैं। पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। जी जी। तो बात चाहे प्रिंट मीडिया की हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जी जी। महिला पत्रकारों की क्या स्थिति है? 2 तरह की बातें हैं आशा जी। जब कैरियर के रूप में कोई महिला पत्रकार बन रही है तो स्वाभाविक है कि वो पैसे कमा रही है। लेकिन अपने बिहार की बात करें या फिर देश की भी बात कर सकते हैं, छोटे शहरों की पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता की अगर बात करें तो वहाँ महिला बहुत कम है। अपने बिहार में अभी तक मैं 2004 से पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम की हूँ, प्रिंट मीडिया में भी काम की हूँ। चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं मीडिया में काम करने के लिए, लेकिन तो उसमें पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि अब भी मतलब इतने गैप के बाद भी जब लड़कियां पढ़ रही हों, लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, मेरी बेटी किसी अच्छी जगह जॉब करे, मेरी बहू किसी अच्छी जगह जॉब करे। और उनके सास ससुर घर वाले कहते हैं कि अरे हमारी बहू तो ये है, गर्व से कहते हैं। इस परिस्थिति में भी अभी तक बिहार के जिलों में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो पत्रकार हैं, सिर्फ मेरी जानकारी के अनुसार 2 ही महिला हैं। तो कई बार एक मंच पर मिलने का मौका मिला है, एक पूजा मिश्रा और एक मैं। तो ये तो गैप है कि छोटे जिलों में महिला पत्रकार क्यों नहीं। 2004 से मैं अभी 2020 है, इतने सालों में आखिर कोई महिला पत्रकार क्यों नहीं बनी, ये सवाल है। और मैं बहुत लोगों से बात करके देखी तो उन लोगों का कहना था कि काम तो हम उतना करते हैं, लेकिन हमें उतना जो और जगहों में भी। यहाँ एक चीज़ और समझना चाहूँगी आपसे, कामकाजी महिलाओं के साथ जैसा कि अभी आप बता रही हैं, असमानता का भी व्यवहार बहुत ज़्यादा। फिर बहुत बात ज़्यादा, चाहे वेतन की हो या प्रमोशन की हो, ये तो बहुत। देखिए, एक माइंडसेट है लोगों को जो भारत देश में महिलाओं के लिए जो व्यावसायिक परिदृश्य है, वो जो अवधारणा है वो अच्छे से उस पर काम नहीं किया जा अब तक। ये दुखद है और देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में जो महिलाओं के लिए ये चीज़ें हैं, एक मायनिया है संगठन के पास, जो नियोजक होते हैं उनको रहता है कि महिलाओं को छुट्टी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, महिलाओं को, और उनके दिमाग में होता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है जितने पुरुष काम कर लेंगे। एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी आशा जी, तो मैं देखी कि पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग घरेलू ये हैं, श्रमिक हैं। अच्छा, घरेलू श्रमिक, जिसमें 3 करोड़ लोग भारत में हैं। अच्छा, घर में काम करने वाले। अब एक आंकड़ा आप निकाल सकती हैं इसमें कि 3 करोड़ लोग जो घर में काम करने वाले हैं, उसमें मैक्सिमम महिलाएं होंगी। इसको तो स्वीकार करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घरेलू काम के लिए भी हम परफेक्ट उन्हीं को समझते हैं, पुरुषों को नहीं समझते। पुरुष भी काम करते हैं लेकिन संख्या महिलाओं की ज़्यादा है। तो जब किसी महिला को हम रखते हैं तो सबसे पहले उनसे ये सवाल जरूर कर लेते हैं कि छुट्टी तो ज़्यादा नहीं लोगे। तो क्या यही वजह है कि शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने से पहले बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो काफ़ी सोच विचार कई सारी कंपनियां तो महिलाओं को लेना नहीं चाहती। अच्छा, वो उनका कहना है कि नहीं, पहले इनको मैं सिखाऊं, ट्रेंड करूं और फिर मैं इनकी शादी, इनको छुट्टी चाहिए, कभी इनको मातृत्व लाभ का छुट्टी चाहिए, किसी को शिशु गृह चाहिए। और इस कानूनी कुछ ये शारीरिक रूप से उतनी स्ट्रांग नहीं है कि कुछ खतरनाक काम हो उसको वो सह सकें, कर सकें, तो इसलिए कानूनी पेच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अच्छे है कि महिलाओं को हम अपनी संस्था में काम। और अविवाहित लड़कियों को नौकरी मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। हाँ, लेकिन बहुत अविवाहित लड़कियों को भी मिलती है, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो उनको भी लगता है क्या कि मैं जब उनको ट्रेंड कर दूंगा और उनकी कब शादी हो जाएगी क्या पता है। अच्छा,
चुनौती यहाँ भी है। चुनौती यहाँ भी है कि वो बहुत परफेक्ट है वो काम करने में। कोई भी महिला किसी ऑफिस में जाए, अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। पहला जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल करना ही है महिलाओं को कि आपको परफेक्ट होना है। लेकिन उसके साथ अब उसमें लेकिन लग जाता है कि आप फिजिकली कितना फिट हैं, आप छुट्टी तो नहीं लेंगी, आप किसी के लिए किसी वजह से आप कानून का सहारा तो नहीं लेने जाएंगी संस्था के लिए, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर आपके भाव तोल मोल होने लगते हैं और वो पारिश्रमिक महिलाओं को नहीं मिल पाता है। ये सामान्य केस है, चाहे वो अविवाहित महिलाएं हों, चाहे विवाहित महिलाएं हों, चाहे वो विधवा हों, या माने ये सामान्य केस है। आपने मातृत्व लाभ योजना की भी बात की अभी। जी जी, इससे कामकाजी महिलाओं को कितना फायदा हुआ, और खास ये करके बहुत सुधार के बाद जो संशोधन हुआ है ये उसके बाद? बहुत देखिए, सरकार को तो निजी संगठनों के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि निजी संस्थानों में भी मातृत्व लाभ मिलना चाहिए। जो प्रकृति का, भगवान का दिया हुआ चीज़ है उसको आप नहीं बदल सकते। तो महिला में ही ये गुण है कि वो माँ बन सकती है, और माँ बनने के लिए जो उनको छुट्टी चाहिए, जो उनको प्रिकॉशन चाहिए, वो 8 घंटे ऑफिस जाके वो नहीं कर सकती। उन पर जो मानसिक दबाव, शारीरिक परिश्रम, वो उस टाइम वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। वो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं को छुट्टी दी जाए। और उसके साथ अब क्या होता है कि महिलाओं को छुट्टी तो मिलती है, लेकिन कई बार आप देख रही होंगी कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो काम कर रही हैं महिलाएं, और छुट्टी नहीं मिलने के चलते उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त की दोहरी जिंदगी उनको बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, जब वो माँ बनने वाली है, उनके गर्भ में कोई शिशु पल रहा हो नन्हा, और उस समय वो मानसिक प्रेशर में हो बहुत तरह के, आप ये देख रही होंगी कि महिलाएं ज़्यादा बीमार। इसका कारण यही है कि बाहर काम करो, ऑफिस की सारी चीज़ों को, क्योंकि आप थोड़ी सी भी आपसे उम्मीद है पुरुषों से ज़्यादा कि आप परफेक्ट करें, और थोड़ी भी गलती हुई तो सारे लोगों की नज़रें आप पर होंगी। 10 तरह की फवत्तियाँ कसी जाती हैं, 10 तरह के लोग कुछ बोलते हैं, और उस प्रेशर में घर में आइए, घर का काम सही से नहीं हो रहा है तो घर के लोग बोल रहे हैं। अब घर में पल रहा वो शिशु को क्या पता है वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं वो ये हरासमेंट में चली जाए। कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी ये है। बहुत लाभकारी है। और ये देखिए, हर संस्था को इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। हाँ, क्योंकि निजी और संस्थानों ये में ऐसा बिल्कुल, बहुत कम होता है, नौकरी बहुत छोड़ना कम पड़ता छुट्टी है। नहीं, नौकरी है। बिल्कुल नौकरी छोड़ना पड़ता है। अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी काम करने वाली महिलाओं को मैंने देखा है कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। और नौकरी तो क्या छोड़ने यही का वजह है कि अगर हम सर्वे या रिपोर्ट की बात करें तो 82% पुरुषों की तुलना में सिर्फ 24% महिलाएं ही कामकाजी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये देख लीजिए कि जब समाज हर कास्ट का बंदा, जिस घर की माँ नहीं पढ़ी है, वो भी चाह रही है मेरी बेटी पढ़े। पढ़ाई का गैप खत्म हो चुका है कि स्कूल बेटियां नहीं जाएंगी, चाहे वो गांव हो, वो कस्बा हो, वो शहर हो, वो राजधानी हो। उसके बाद भी ये नौकरी का इतना गैप क्यों है? कुछ तो वजह है। जी जी। और नौकरी के गैप का ये माने उसको एकदम मूल कारण कह सकती हैं कि शादी और माँ एक बनने के कारण, बाद शादी भी लड़कियों के कैरियर के लिए एक चुनौती है। बहुत बार बहुत घरों में आप सुन रही होंगी कि लड़कियां नहीं चाह रही हैं कि वो शादी करें, वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि उनको डर है कि मैं शादी करूंगी तो मेरा जो कैरियर है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत की हूँ, वो मेरा चला ना जाए। ससुराल वाले कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर उस पर भी दबाव आता है, घर का भी और शादी करने का और नौकरी का। उन पर भी जो कामकाजी महिला हैं, वो जब माँ बनने वाली होती हैं तो नौकरी छोड़ना है। कई सारे घर ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ लोग कहेंगे कि सुनो ऐसा करो, पहले माँ बन लो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो, फिर जो करना हो। जी बिल्कुल सही बात है ये। और जब तब बहुत ज़्यादा नहीं कहनी चाहिए, और ये विडम्बना है हमारी कि काम तो हम करने जाते हैं। मतलब ये है कि हमारी अब तक आज़ादी
साल बाद जब सब कुछ अच्छे अच्छे की बात कर रहे हैं, जब पढ़ाई की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस टाइम में भी हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सुरक्षा का प्रश्न भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये इसी के लिए भी लोग डरते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप बहुत सदस्य ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कहनी चाहिए, और ये विडम्बना है हमारी 3 से 4 जी। मिनट पर एक घटना ऐसी आती कि काम तो हम करने जाते हैं, मतलब ये है कि हमारी अब तक है और ये आज़ादी के इतने साल बाद लेकिन जिसके साथ जब सब कुछ अच्छे अच्छे की बात कर रहे हैं, जब पढ़ाई की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस टाइम में भी हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सुरक्षा का प्रश्न भी एक बहुत बड़ी चुनौती बहुत है। बड़ी चुनौती है। ये इसी के लिए भी लोग डरते हैं, और कितनी सारी घटनाएं होती हैं जो हम लोग रोज़ देखते हैं। एवरेज आप छोटे शहरों में भी अगर आप एवरेज निकालें तो हर 3 से 4 मिनट पर एक घटना ऐसी आती है जो नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सेक्सुअल हरासमेंट की घटना सड़कों पर होना, डिपार्टमेंट में होना, और ये आम बात जैसी लगती है, लेकिन जिसके साथ होता है उस पर क्या बीतती है। और इसके लिए सरकार ने तो एक सारे विभागों में एक कमेटी गठित कर दी, लेकिन निजी संस्थानों में ऐसा नहीं है। वहाँ भी समस्याएं हैं। वहाँ समस्याएं हैं, और सरकार के यहाँ भी जो सारे विभागों में कमेटी गठित की गई है, वहाँ विभाग के लोगों से परे रहकर भी कमेटी में लोग होने चाहिए। एक लोग बाहर के होते हैं। क्या होता है कि जब किसी जूनियर के साथ कई केस मैं लगभग 2 साल से देख रही हूँ जी, और कई केस ऐसे आते हैं कि सीनियर चाहता है, सीनियर किसी पुरुष को, जो काम करने वाले कर्मी हैं, उनको देर टाइम नहीं रोकते हैं और उनको रोकते हैं, नहीं ये ही ये काम करेगी, तुम ही ये काम करोगे, ये रिपोर्ट गलत है। इस तरह से उनको ओवर टाइम रोकना। फिर अब वो क्या होता है कि ये सबसे बड़ा दबाव है। आप सरकारी जगहों में काम कर रहे हैं या निजी जगहों में, ये बहुत बड़ा दबाव है कि आपके सीनियर चाहते हैं कि वो काम आप ही करें, दूसरा ना करें। उनमें ये भावना नहीं होती है कि चलो इसको टाइम से घर जाना चाहिए, इसकी सुरक्षा की बात भी है, दूसरे लोग इस काम को निपटा देंगे या फिर नेक्स्ट टाइम। एक चीज़ और समझना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि उनसे सारे काम लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कार्य के सिलसिले में दफ्तर में उन्हें देर भी हो जाती है, जैसा कि अभी बता रही थी, तो घर भी देर से पहुंचती है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार उन्हें संदेह की नज़रों से भी देखा जाता है। कई बार बड़े शहरों के जहाँ वाइफ हस्बैंड है वहाँ तो ये बातें ज़्यादा नहीं है, वो लोग एक दूसरे का माइंडसेट है, वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ परिवार के साथ महिलाएं रहती हैं, वहाँ उनको जवाब देना पड़ता है कि आज लेट क्यों आए, रोज़ तुमको लेट ही हो जाता है। अब आप सोच लीजिए कि जब मैं काम करने जाऊँ, एक तो हमारे सीनियर ने मुझे काम करके एकदम से ये कर दिया हो, और मैं घर में आऊँ तो सवाल पूछे, तो इस गुस्से में कितनी बार महिलाएं बढ़ता चला जाता है, वो बीमार होती जाती हैं और कई बार नौकरी में बिल्कुल। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि महिलाएं, ठीक है महिला काम कर रही है, लेकिन उनके लिए एक टाइम, और अगर वो रात को ठीक है ओवर टाइम काम कर रही है, वो कई बार वो गार्ड का काम कर रही है, बहुत सारे पदों पर काम कर रही है, तो उनकी सुरक्षा का दायित्व हो विभाग को या जो निजी संस्थान है उनमें उनकी सुरक्षा का दायित्व, क्योंकि निजी संस्थानों पर भी सरकार की नज़र होती है। और सरकार को ये चाहिए, इतने काम शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए निजी संस्थानों में अभी तक कोई काम नहीं, और महिला निजी संस्थानों में सुरक्षित नहीं है। ये 1% 2% कोई अगर उदाहरण अगर आपको बताता है कि कभी कोई महिला इस तरह का एलिगेशन लगाती है, तो उसके पीछे भी एक कारण होता है कि वो टॉर्चर होते होते तंग हो गई होती है रोज के अब संडे को भी बुला ले रहे हैं काम के लिए, ये काम है, ये रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करना है, अब संडे को वो भागे हुई है, तंग आके वो एक एप्लीकेशन डाल देती है कि हमारे साथ ये परेशानी, ये बहुत बड़ा काम, और इससे निपटना शायद एक चुनौती है।
यानी कि हमारा समाज और देश तो आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन विचारों का पिछड़ापन अभी भी समाज में व्याप्त है। इस लड़ाई जी। में उसके साथ कोई नहीं। पुरुष मानसिकता जो है यहाँ महिला सबसे ज्यादा वो कमजोर है। आपको बार बार रोकती है लेकिन यदि हम इसके बाहर निकलने से, को देखें, जी सीधा एक लाइन में है। और यही कारण है कि आपको वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ओवर टाइम करो, संडे करो, ये करो, वो करो करके प्रताड़ित करो। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। जी बिल्कुल। और आप यहाँ से प्रताड़ित होकर घर में जाके प्रताड़ित हो और फिर बीमार पड़ के डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। तो ये सबसे, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ और इससे महिला अकेले ही लड़ती है। इस लड़ाई में उसके साथ कोई नहीं। यहाँ महिला सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती नहीं, महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन यदि हम इसके सकारात्मक पहलू को देखें अमृता जी, मैं यहाँ अपनी कामकाजी बहनों से कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, लेकिन यदि हम इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। आर्थिक रूप से तो मजबूत होती ही हैं, उनमें बेहतर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, और सबसे बड़ी बात है कि घर और ऑफिस को संभालते संभालते महिलाएं टाइम मैनेजमेंट सीख जाती हैं। तो ये इसके सकारात्मक पहलू है ना अमृता जी? वही तो मैं बताइए आपको कि परफेक्ट महिलाएं ही होती हैं। उनको सर्वगुण संपन्न होती हाँ, हैं महिलाएं। वही असंगठित सर्वगुण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहाँ कामकाजी महिलाओं की स्थिति क्या है? ज्यादातर महिलाएं अपने देश में असंगठित क्षेत्रों में ही काम कर रही हैं। और वहाँ जो क्योंकि है, आप छोटे शहरों में अधिक जाती हैं, लोगों से मिलती वहाँ हैं। ज्यादा महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में ही काम कर रही हैं। आप आंकड़ा भी निकाल कर देखेंगे तो आपको मिलेगा। और वहाँ ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ उनके लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ऑफिस का टाइम उनका फिक्स नहीं है, उनके काम करने का टाइम फिक्स नहीं है। तो घर और बिना टाइम का काम, 8 से 9 घंटे काम, जी ये दोहरी समस्या। निर्णय नहीं लेने की समस्या। महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, वो कमा रही हैं, पुरुष निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णायक पितृसत्ता क्षमता होने के बाद भी निर्णय नहीं लेने की समस्या है महिलाओं के साथ। क्योंकि उनका निर्णय वो नहीं ले सकती। उनके घर में उनके पति लेंगे, उनके पिता लेंगे, उनकी माँ लेंगी, उनके लिए निर्णय दूसरे लेते हैं। क्षमता महिला में खुद है, लेकिन ये जो ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसमें महिलाओं को निर्णय लेने का दायित्व नहीं दिया जाता। और जब निर्णय लेने का दायित्व नहीं दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी डगमगाहट होगी। आप जब निर्णय नहीं लेने की स्थिति में होंगे तो थोड़ी, अब जब निर्णय लेते हैं तो सही या गलत सोचते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आपके लिए दूर बैठा कोई आदमी अगर निर्णय ले रहा हो तो स्थिति वह पूर्ण हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अमृता जी, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है, एक छोटा सा संदेश प्यारा सा हमारी बहनों के लिए दे दें आप, चलते चलते। देखिए, भारत का जो परिदृश्य है वो महिलाओं के लिए जो व्यावसायिक परिदृश्य कह सकते हैं वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है। इसलिए मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, हर लोग ये कहते हैं कि आप खुद को सक्षम करो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निजी व्यावसायिक संस्थान हैं उनको वो महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मरक्षा, सुरक्षा के लिए विकसित करना होगा। उसकी आधारशिला मजबूत करनी होगी ताकि महिलाएं अच्छे से काम कर सकें और इन सारी चुनौतियों से आसानी से। बहुत अच्छा संदेश आपका अमृता जी। बातें तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन समय ने सीमा में बांध दिया है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थी अमृता जी जो कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों के बारे में आपको जानकारी दे रही थी कि यदि हमारा समाज महिलाओं से अधिक क्षमता की अपेक्षा रखता है तो फिर उनके लिए एक स्वच्छ मानसिकता वाली राह भी बनानी होगी, और साथ ही साथ महिलाओं का भी संगठित होना आवश्यक है। तभी कामकाजी महिलाओं की चुनौतियाँ और समस्याएं कम होगी। जी हाँ दर्शकों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो फिर उठाइए फटाफट कलम और नोट कीजिए हमारा पता, ताकि आप हमें ढेर सारे
पत्र लिख सकें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।